नमस्कार मित्रांनो, कसे आहात सगळे? मजेत आहात ना? आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आपल्या डिनर टाइम भटकंतीचा जो कालचा पूर्वार्ध होता, तो बघितलात ना? काल आम्हाला अनेक ट्रेकर मित्रांच्या अतिशय सुंदर प्रतिक्रिया आल्या, की अतिशय एक वेगळा सब्जेक्ट आम्ही या निमित्ताने लोकांसमोर आणला आणि हरीश सरांनी त्यांच्या खास शैलीमध्ये अत्यंत सुंदर पद्धतीने या सगळ्या दिग्गज गिर्यारोहकांचे जे अंतरंग होते, ते आपल्याला उलगडून दाखवले आणि हाच उत्साह आम्ही कंटिन्यू करतोय आजच्या भागामध्ये. आज आपण अनफोल्डिंग द टाइमलेस लिजंड्स हे जे आपलं या आठवड्याचं सत्र आहे त्याचा आपण उत्तरार्ध सुरुवात करत आहोत आणि हा सगळा पूर्ण जो प्रवास आहे तो समजावून सांगण्यासाठी या सगळ्या दिग्गज गिर्यारोहकांच्या आठवणी सांगण्यासाठी त्यांचे किस्से असतील, त्यांची माउंटेनिअरिंगकडे बघण्याची दृष्टी असेल, त्यांनी या फील्डमध्ये घडवलेले जे काही बदल आहेत, त्यांनी आणलेल्या ज्या नवीन संकल्पना आहेत, त्याबाबत आपल्याला माहिती देण्यासाठी आपल्याबरोबर आहेत आपल्या सर्वांचे लाडके ज्येष्ठ गिर्यारोहक आणि ट्रेक द सह्याद्रीज या आपल्या अत्यंत आवडत्या पुस्तकाचे लेखक श्री हरीश कपाडिया सर. Sir, welcome back again. Thank you. Sir, we are commencing with the first legend of today's session. He's Dr. Charles Houston. सर बेसिकली चार्ल्स ह्यूस्टन सर की बैकग्राउंड क्या है, मतलब उन्होंने उनका वो कौन से कंट्री से वो बिलोंग करते हैं और उनका और माउंटेनियरिंग का परिचय कैसे हुआ? Well, Dr. Charles Houston was from America. He's from America and Boston area. बॉस्टन एरिया में देयर इज द नॉर्दर्न जो है जगह, वहां पे बहुत लोग क्लाइंबिंग करने के जाते हैं. चार्ल्स ह्यूस्टन एक बहुत यंग एज में वहाँ क्लाइंबिंग में इंट्रोड्यूस हुए. बट एज ही इज अ डॉक्टर, ही वाज स्टडीइंग मेडिसिन, तो उसका इंटरेस्ट वो मेडिसिन के अंदर भी बहुत ज्यादा था. एंड देयर वर लॉट ऑफ ग्रुप और कन्वेंशन था, उनके सब फ्रेंड्स थे सब थोड़े, तो सब मिला के अमेरिका में वो टाइम 4-5 बड़े माउंटेनियर्स थे. चार्ल्स ह्यूस्टन उनके साथ बराबर उसकी दोस्ती हुई और हर एक एक्सपीडिशन में एक डॉक्टर चाहिए, तो हिसाब से चार्ल्स ह्यूस्टन वाज इन डिमांड. उसको वो करके वो जैसे लेके जाते हैं. देन द मेन थिंग चार्ल्स ह्यूस्टन का था कि जैसे वो डॉक्टर की पढ़ाई उसकी पूरी हुई और वाज लुकिंग फॉर अ जॉब. तो शायद आप लोग को मालूम नहीं होगा यंगर जनरेशन को, बट वो टाइम अमेरिका में प्रेसिडेंट कैनेडी ने स्टार्टेड व्हाट इज कॉल्ड पीस कोर मूवमेंट. अमेरिकन यंग लोगों को अपना अपना ही घरों में बड़े होते थे, तो लोगों ने ऐसा किया हर एक को एशिया में और कोई भी बैकवर्ड कंट्री में भेजने का, और वहाँ वो लोग 1 साल 2 साल 3 साल तक रहेंगे और विलेजर्स से बातचीत करेंगे, ये करेंगे, जिस करके अमेरिकन बॉयज को और छोटी छोटी जगह की मिले. तो उसके अंदर नेपाल और इंडिया सबसे ज्यादा उसमें थे कि भाई ये बहुत अमेरिकन को लड़कों लड़की को यहाँ भेजा गया. तो डॉक्टर चार्ल्स गॉट हेड ऑफ पीस कोर इन दिल्ली. वो उसका पोस्ट मिली जब शुरुआत हुई तब से लेके, और फॉर मेनी इयर्स ही रेड. तो ये ऑलवेज कहता था कि भाई मुझे पता नहीं क्यों मेरे को इंडियंस में हूँ ऐसे ही लगता है, और मुझे भी हमेशा बोलता था कि आई डोंट नो, आई फील वेरी क्लोज टू यू बिकॉज यू आर इंडियन. मतलब उसको इंडियन और इंडियन हिमालय और काराकोरम के साथ बहुत लगाव था. और ये कल 5 साल रहे वो न्यू दिल्ली के अंदर. पूरा हिंदी भी थोड़ा जानते थे, प्लस काठमांडू में सब जगह जाके घूमो फिरो, विलेजेस के अंदर ट्रैकिंग करो. क्लाइंबिंग वो टाइम कुछ नहीं किया उसने, बट ट्रैकिंग और वो हिसाब से वाज फुल्ली इन्वॉल्वड विद इंडिया एंड नेपाल के वो टाइम से. तो वो हिसाब से उसका कंप्लीटली हुआ, एंड देन धीरे 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 माउंटेन के अंदर भी उसका लगाव बढ़ते गया. तो सर उन्होंने एक एक्सपीडिशन प्लान की थी जो थी केटू माउंटेन के लिए, और वो एक्सपीडिशन के सर चार्ल्स ह्यूस्टन ही लीडर थे. तो एक्चुअली वो एक्सपीडिशन की पूरी कहानी आपको हमें आपसे सुननी है. वेल वो है ना, केटू इज अ मोर डिफिकल्ट पीक इवन देन एवरेस्ट. उससे भी खतरनाक पीक है. और वो जमाने में वो चार्ल्स ह्यूस्टन वहां जा रहा था 1936 और 7 और वो टाइम और 50s में, तो बहुत कम लोग गए थे. केटू चढ़ा भी नहीं गया था, एवरेस्ट चढ़ने के बाद बहुत टाइम के बाद केटू चढ़ा गया. तो अमेरिकन को उसमें पूरा इंटरेस्ट था जाने के लिए, और उसके लिए थोड़ा सा कंपटीशन भी था कि अमेरिकन जा रहे थे, इटालियंस जा रहे थे, जापानीज को इंटरेस्ट था. और ये बिकॉज ह्यूस्टन बॉस पोस्टेड दिल्ली के अंदर था, तो उसका वो कॉन्टेक्ट थे, और पाकिस्तान और ब्रिटिश इंडिया वो हिसाब से वो टाइम इतना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, तो वो परमिशन का वो ला सकते थे. तो पहले लोगों ने एक एक्सपीडिशन अरेंज किया, और वो एक्सपीडिशन पूरा रेकी देख करके वापिस आया. फिर दूसरे एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम लाए. वो स्ट्रॉन्ग टीम के अंदर से उसको लगा कि भाई पूरा ये हमारा पूरा काम हो सकता है. तो वो हिसाब से एक मिनट में पिक्चर के साथ चालू करूँ.
ये क्या हुआ? So any issues? शेयर स्क्रीन में अभी आया. Okay. दिस इज द फर्स्ट पिक्चर ऑफ शेयर स्क्रीन चार्ल्स हूस्टन के साथ. जैसा मैंने बनाया था कि जिस करके आपको थोड़ा देखने का ठीक है. ओके, तो चार्ल्स हूस्टन वाज देयर. ये था, हम लोग जब मिले, ही वाज एन ओल्ड मैन, अबाउट ही डाइड एट एज ऑफ अबाउट 97. तो जब हम अमेरिका में गया था 2006-7 में, तभी वो था उसका, और वहाँ पे हम लोग ने भी बहुत बातचीत की. और मैंने कहा ऐसे उसको इंडियंस ही बहुत पसंद थे, और कोई भी इंडियन मिला तो उसके साथ वो बहुत ज्यादातर आराम से बात करेगा. और जनरली ऐसा बैठ के बहुत गपशप बातचीत होती है. लेफ्ट में है वो जॉन पोर्टर है, वो अमेरिकन ब्रिटिश अल्पाइन क्लब का प्रेसिडेंट है. मैं, और ये क्या ह्यूस्टन की कजिन उसके साथ आई थी. तो वहां से बातचीत होती रहती है. और अमेरिकन का हर एक को ग्रांड रहता है, उनको ऐसा अवार्ड दियो ये दो तो छोटा मोटा नहीं चलेगा. बड़ा खाना पीना डिनर ऐसा बड़ा एकदम ग्रांड डिनर, राउंड टेबल. और राउंड टेबल पे भी सब बड़े बड़े लोग को एक साथ बिठाते हैं. समझो कि ये है, ये दिस इज टॉम हॉर्नबाइन, जो एवरेस्ट के अंदर वेस्ट रिज का नया रूट किया है, उसको हॉर्नबाइन रिज कहते हैं. ये वो पढ़ला चढ़ा था. चार्ली हूस्टन, ये एडम्स कार्टर की वाइफ मिसेस एडम्स कार्टर, वो अमेरिकन अल्पाइन जर्नल का बहुत पुराना एडिटर था. मेनी मेनी इयर्स ही सर्वाइव. और ये अपना है, ये वहाँ पे डॉक्टर निकोलस फिंच. इस तरह से हर एक वो लोग बैठते हैं, और उनका भी थोड़ा इससे चलता है. तो पहले 1936 में चार्ल्स हूस्टन को इनविटेशन मिला ब्रिटिश की ओर से टू गो टू नंदा देवी सेंचुरी. वो टाइम नंदा देवी सेंचुरी में एक्सप्लोरेशन ही चलता था, अभी तक कोई पहुंचे नहीं थे. फाइनली 1934 में ये टिलमैन और शिप्टन अंदर गए, और वो पूरा घूम फिर के फिर यहाँ से बाहर आया. और 36 में देन ब्रिटिश के पास इतना पैसा नहीं था. अमेरिकन के पास हमेशा पैसा रहता है, तो वो हिसाब से ये लोग ने पूरा नंदा देवी सेंचुरी में ये प्लान किया. लाइव ये देखोगे, इट इज बहुत यूनिक जगह है. चारे बाजू उसका वॉल है. ये वॉल में हर एक पीक है अराउंड 20,000 प्लस. तो एक ही जगह नीचे डिप होती है, यहाँ से पानी सब बाहर आता है. इसको ऋषि गॉर्ज. तभी अंदर जाना आना बहुत मुश्किल हो रहा था, और चारों ओर से उसके लिए बहुत टाइम लगा. फाइनली ये शिप्टन ने टिलमैन 34 में 2 राउंड करने के बाद अंदर पहुंचे, और वो लोग ने फिर 36 के लिए पूरा एक्सपीडिशन अरेंज किया टू क्लाइम नंदा देवी. वो टाइम शिप्टन नहीं आ सका. शिप्टन को एवरेस्ट जाने की ऑफर आई, तो वो एवरेस्ट चला गया. बट एवरेस्ट का तो कुछ हुआ नहीं, और वो हमेशा जिंदगी भर वो रिग्रेट रहा कि अरे मैं नंदा देवी छोड़ के वहां क्यों गया. बट यहाँ पे ऑडेल और हूस्टन और वो लोग सब थे. तो नंदा देवी की भी इंटरेस्टिंग कहानी है. जहाँ पे वो गया था, इट वाज ऑलवेज सीन फ्रॉम फार अवे, और वहाँ पे लॉन्गस्टाफ और अलग अलग लोग चारों ओर से घूम रहे थे, और उसको देखा. पहले दूर से ये व्यू देखा, फिर यहाँ पे लॉन्गस्टाफ फॉल है, वहाँ पे नेक्स्ट पहुंचे, और ये ऋषि गंगा क्रॉस करके वहाँ जाना है. तो 34 में ये जो लोग गए थे, इट वाज मोस्ट ब्रेव एक्सपीडिशन. उसके लिए ऋषि गंगा के अंदर ऐसे ही रस्सी लगा के एक दूसरे को खींच के वो पूरा ये लोग क्रॉसिंग कर रहे थे. तो बहुत वेरी डेंजरस. और ये रास्ता ढूंढने वाला मेन चीज था कॉल्ड द स्लैब. जो नंदा देवी सेंचुरी ना रास्ता की ये मेजर उसमें ट्रबल थी, द स्लैब. वो चढ़ के फिर आपको घूम के पूरा जाना है. अभी भी यही मुश्किल है. ये जगह अच्छी नहीं, अभी सेंचुरी बंद है, इट्स बीन क्लोज डाउन. और अंदर गए तो वहां से पूरा ये नंदा देवी साउथ का आपको व्यू मिलता है, दोनों ट्विन पीक्स और ग्लेशियर और सब मिला के. इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल स्पॉट. और हूस्टन के टाइम में देन वो लोगों ने समिट का ट्राई 36 में गए, और चार्ली हूस्टन वाज नॉट सिलेक्टेड, ही वाज अ डॉक्टर, तो वो नीचे था. बट ऑडेल और टिलमैन ये दो वहाँ पूरा वो एक्सपीडिशन में समिट तक जाने के लिए निकले. और ये आप देख सकते हैं कितना प्रिमिटिव सब कपड़े हैं, मुंह पर कवारे के क्रीम भी नहीं थे, तो हिसाब से सब ये है उसका. ये जो पूरा रिच दिख रहा है राइट साइड के रिच, वो रिच से वो लोग पूरा ये ऊपर 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 गए, इसमें 1-2 कैंप करके. वो जमाने में 36 में जूते और रोप और सब पुराने होने से भी
दिस वाज अ वेरी ग्रेट क्लाइंब. इतना ऊपर चढ़ना ये बहुत एक मुश्किल है. वो हिसाब से वो उस टाइम इसमें था ऊपर ही. उस टाइम ये कंपनी ये था आया यहाँ पे ये कैंप था. यहाँ पे लोगों ने जो कैंप लगाया और फ्रॉम देयर टिलमैन नोडेल वेंट अप टू द टॉप. ये उस टाइम राइट साइड में वो बैठा है और लेफ्ट में बिल टिलमैन है और साइड बीच के अंदर पासांग की कुली एक फेमस शेरपा है वो है. वो जमाने को ऐसे ही चलता था विद शेरपा आरान वेरी लाइट एक्सपेडिशन. इनफैक्ट टिलमैन ने तो हमेशा मान रहा था कि एक्सपेडिशन शुड बी प्लान ओनली ऑन बैक ऑफ एन एनवलप. कवर के पीछे आप प्लानिंग नहीं कर सको तो उससे फिर बड़ा एक्सपेडिशन करना ही नहीं है. कितना ले जाना क्या लेगा उसी से पूरा लिस्ट लोड करके. तो दिसो ये एक्सपेडिशन के अंदर चाल ये हुस्टन होता है या हुस्टन यहाँ पीछे खड़ा है और ये और उसके चारे बाजू सब लोग आए थे अमेरिकन ब्रिटिश और ये इसका एक्सपेडिशन चला. और ये एक्सपेडिशन आफ्टर 36 में लोग चढ़ गए और फिर 50 साल की उसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के दूसरा अमेरिकन एक्सपेडिशन आया इन 1986. नेचुरली चार्ली उसमें नहीं था और उसका सब आइटम और राइटिंग और सब उसने लिया था. और ये एक्सपेडिशन बहुत फेमस हो गया यानी कि बदनाम भी हो गया. उसका लीडर था एच आडम्स कार्टर जो आपको दिख रहा है. वो फेमस एडिटर राइटर नॉट अ क्लाइंबर और उसका लीडर था. वो एक्सपेडिशन में एक लड़की थी उसका नाम था नंदा देवी. उसका फादर वहां पे नंदा देवी सेंचुरी में ड्यूरिंग एक बड़ी कहानी है कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सैंक्शन दिया तो न्यूक्लियर डिवाइस ऑन नंदा देवी. वो एक्सपेडिशन उसका फादर यहाँ आया था विली अनसोल्ड और उसको नंदा देवी पीक इतनी अच्छी लगी कि उसने अपनी लड़की का नाम नंदा देवी रखा. तो ये एक्सपेडिशन में वो नंदा देवी आई थी यंग गर्ल अबाउट 20-22 साल की ऑन अ गुड स्ट्रॉन्ग क्लाइंबर. तो वो उसका आया था. तो उसके लिए वो खास एक्सपेडिशन ऑलमोस्ट उसी के लिए बनाया गया था. नंदा देवी क्लाइंब नंदा देवी. अमेरिकन प्रेस में टीवी के अंदर जैसे हेडलाइन भी रेडी थे कि देवी गोस टू द बोट एंड वो करके तो एकदम कमिटेड रेडी थे कि भाई नंदा देवी को समिट पे पहुंचाना है. नंदा देवी वहां पे काफी सब तैयारी हो रही है. राइट साइड में नंदा देवी पीछे खड़ी है. एडम्स कार्टर और ये दाढ़ी वाला है वो इज जॉन क्रॉस कैली अमेरिका का एकदम टॉप मोस्ट क्लाइंबर. वो ये नंदा देवी एक्सपेडिशन वो अकेला ही ऊपर समिट पे पहुंचा और फिर उसने 5-6 साल के बाद एक बुक लिखी नंदा देवी ट्रेजिक एक्सपेडिशन करके. तो उसके लिए भी वो 6 साल उसको लगे और लिखने के लिए सोच रहा था कि लिखो कि नहीं लिखो. तो ये एक्सपेडिशन फिर धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़े. ये फादर एंड डॉटर नंदा देवी और ये उसका फादर विली अनसोल्ड. ही वाज आल्सो फेमस क्लाइंबर. वो भी एवरेस्ट चढ़ा था और उसकी इतनी इच्छा थी कि मेरी लड़की नंदा देवी पर चढ़े और वो अमेरिकन ड्रीम था उसका कि अमेरिकन नंदा देवी ऊपर पहुंचनी चाहिए. अब ये पूरा रास्ता है नंदा देवी का और ये लोग तो यहाँ से नॉर्मल रूट छोड़ के यहाँ से एक अलग रास्ता लिया था. ये पूरा ये रास्ते से यहाँ चढ़ के यहाँ से ऊपर जाना था नंदा देवी बाय न्यू रूट नॉर्थ ईस्ट. तो उसके लिए वो पूरा मेहनत कर रहे थे. उसकी भी ज्यादा वो ट्रेनिंग और ट्रैकिंग चल रही थी और ये काफी डिफिकल्ट रूट है. काफी स्टीप रूट है. तो नंदा देवी बेस कैंप से ही थोड़ी सिक थी. तो पेट में दर्द हो रहा था और कंप्लेन कर रही थी. उसने अपने फादर को भी कहा कि मेरे को ठीक नहीं लग रहा है. वो अमेरिकन वो कहते हैं कि सब तो मेंटल डेमोक्रेसी में भाई तू डिसाइड कर तेरे को क्या करना है. कि जो बहुत लोगों को समझ में नहीं आया कि एक पेशेंट है तो बीमार है वो कैसे डिसाइड करे कि मुझे आगे जाना है कि नहीं जाना है. डॉक्टर हैज टू टेल अस और फादर हैज टू टेल अस. तो फादर ने कहा तू डिसाइड कर. અને गर्ल वाज आल्सो सो मच कीड अप कि नंदा देवी को नंदा देवी चढ़नी है. तो वो लोग ऊपर 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 आते गए. लास्ट कैंप में जब पहुंचे और वहां पे फादर और डॉटर एक ही टेंट में थे तो तभी डॉटर की हालत बहुत खराब हो गई. तो रात को बहुत पेट में दर्द होने लगा और चिल्ला रही थी. और फादर लिखते हैं उसने मेरा हाथ टाइट पकड़ा और धीरे से मेरा हाथ छोड़ा और वो मर गई. शी पास्ड अवे एट दैट हाई कैंप बिकॉज ऑफ द पेन इन द स्टमक. और वो वाज अ वेरी ट्रेजिक लॉस और वेरी कॉम्प्लिकेटेड लॉस कि भाई बीमार आदमी का ऊपर क्यों लेके गए. नंदा देवी क्यों ले जाना था. नाम से ही क्या करना था करने उस हिसाब से करने वो सब किया. एंड हर बॉडी वाज लेफ्ट देयर और रोल्ड डाउन द माउंटेन एंड शी डाइड. टुडे देयर इज अ मेमोरियल देयर. नंदा देवी के बारे में छोटा सा बनाया उसने. और ये एक्सपेडिशन के बाद में बहुत कंट्रोवर्सी हुई और बहुत सब डिस्कशन हुआ और उसमें चार्ली हुस्टन का भी वो जो वाइफ और लड़के थे उन लोगों ने बहुत पार्ट लिया.
कि भाई एक्सपीडिशन ऊपर क्यों गई, ऊपर क्यों जाना है, और यह बीमार थी तो उसको क्यों रोका नहीं गया। और उसका फादर विली अनसोल्ड को भी इतनी इसमें डांट पड़ी कि इतना तकलीफ हुआ कि कहते हैं कि 2 साल के बाद वो रॉक क्लाइंबिंग से गिर के मर गया। सुसाइड कि गिर गया वो भगवान जाने, बट एवरीथिंग वाज ट्रेजिक अराउंड दिस एक्सपीडिशन कि भाई वो हिसाब से वो नंदा देवी के चढ़ने के बाद ये सब हुआ। और इंडियन के अंदर भी काफी स्कॉलर लोगों ने किया था, भाई जो हम लोग कहे कि नंदा देवी भगवान ऊपर जा रहे हैं तो आप लोग हमारी मस्करी करो, क्या सेंटिमेंटल बोल रहे हो। जब अमेरिकन के नंदा देवी गॉडेस इज क्लाइंबिंग नंदा देवी तो आप लोग मानते हो, ऐसे कैसा चलेगा। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आए थे माइथोलॉजी का और क्लाइंबिंग का और एक्सपीडिशन का सब। तो ये एक्सपीडिशन के अंदर ही और नंदा देवी के बारे में काफी क्या हुई, और अभी भी आज वो कहा जाता है कि दिस इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल एक्सपीडिशन। और मैंने कहा इसलिए जॉन रॉस केली रोट अ बुक नंदा देवी ट्रेजिक एक्सपीडिशन। नाउ उसके बाद फिर वो उसका इंडिया में पोस्टिंग था, तो दे ऑर्गेनाइज दिस एक्सपीडिशन टू K2। से पहले एक एक्सपीडिशन में लोग जाते हैं कि 1952 में, कि जो इतना सक्सेसफुल नहीं था, वो लोग ऊपर तक गए और ऊपर नहीं पहुंच सके और देयर वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स। तो दूसरी बार वो जो आया था, वी गॉट अ वेरी स्ट्रांग टीम। चार्ली ह्यूस्टन लीडर था और एकदम बड़ी स्ट्रांग टीम लेके आए भाई। वो अमेरिकन क्लाइंबर्स से बहुत इक्विपमेंट लाए और K2 को उसी हिसाब से उसको चढ़ना है। तो वो हिसाब से वहां पे वो पूरी तैयारी उसकी चली। और ये K2 का पहाड़ है, उसमें राइट साइड में जो है पूरा वो रिजिस है, ऊपर जाता है रास्ता, और नीचे गॉडविन ऑस्टिन ग्लेशियर पास है, इसका ये पूरा सब डिटेल दिया है। और जनरली ये यहाँ से भी ये रूट से सब लोग ऊपर चढ़ते हैं। तो हम एक सबसे पहले तो देन अमेरिकन ने भी यही रूट सिलेक्ट किया था, वहां से वो लोग ऊपर चले। अभी ऊपर तो थोड़े 90% तो लोग पहुंच गए ऊपर। अब फिर एक जगह बहुत तूफान आया और उनके तूफान से भी ज्यादा आर्ट गिल्की करके उनके साथ एक मेंबर था, वो बीमार हो गया। तो आर्ट गिल्की को अभी वहां छोड़ के नहीं जा सकते हैं, तो उसको वापस लाने के लिए लोगों ने कहा कि अभी क्लाइंबिंग तो नहीं जाएंगे, वरना उसको धीरे धीरे करके इधर वो कैंप के अंदर यहाँ पे लाएंगे। यहाँ कैंप का जो यहाँ है लेफ्ट में, तो लोग आर्ट गिल्की को स्ट्रेचर में डाला और वो करके वापिस लाए। और फिर वो यहाँ तक अप्रोक्सीमेटली लाए तो तब वो मौसम और खराब हो गया। तो आर्ट गिल्की वो लोग ने एक जगह पे पूरा फिक्स कर दिया, पूरा स्नो लगा के, और अभी हम लोग रास्ता बराबर देख के आते हैं। और वही टाइम एवलांच आया और सब लोग गिरे। और ये आप देख सकते हो सब लोग गिरे, इधर 6 लोग गिरे नीचे, और 7वां एक पीटर शोनिंग करके था, वही ऊपर रह गया। वो इतना अच्छा था लकीली कि उसने पूरा आइसेक्स में रोप लगा के आइसेक्स को पूरा जमीन में गाड़ दिया और उसके ऊपर खड़ा रहा। तो लोग एक ही रोप के ऊपर से 6-7 लोग बच गए, तो सब यहाँ पर लटकते रहे। और ये ऊपर ही खाली पीटर शोनिंग आइसेक्स करके खड़ा रहा। बहुत टाइम लगा, धीरे 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 वो लोग ने सब इकट्ठा किया, भेगा किया वापिस से, और ये गिल्की को भी नीचे रख के रखा। और सब ये फेदर और बड़े बड़े अच्छे क्लाइंबर्स होते हैं, तो वो लोग सब इकट्ठे हुए और वो लोग सब कैंप में जाके बोला कि हम दूसरा इक्विपमेंट लेके आते हैं और फिर गिल्की को ले जाते हैं। तो वहां पर वो लोग वापिस पहुंचे तो गिल्की चला गया था, उसका भी स्ट्रक्चर वही एवलांच में नीचे गिर गया और वो खत्म हो गया, उसका बॉडी को मिला ही नहीं कभी। वो हिसाब से ये भी एक बड़ा ट्रेजिक एक्सपीडिशन हुआ K2 के अंदर के भाई, ये सब वेरी फेमस ट्रेजिक एक्सपीडिशन, कि उसके अंदर पूरा करके उसका ये होता है। तो ये K2 और नंदा देवी दोनों का ट्रेजिक एक्सपीडिशन में चार्ल्स ह्यूस्टन का भाग रहा, तो खुद का डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था पर वो हिसाब से। और यहाँ आप देख सकते हो कितना ऊपर से स्टीप सेक्शन के अंदर से वो पूरा आया, यहाँ नीचे उसको ये जगह पे पूरा वो एक्सीडेंट हुआ। तो ये माउंटेनियरिंग की हिस्ट्री में ये 2-3 एक्सीडेंट्स इतने फेमस हो गए, आज भी याद करते हैं। कोई भी माउंटेनियर स्टडी करेगा इसको ये पहला ही एक्सपीडिशन ये सब स्टडी करना होता है। तो फिर चार्ली ह्यूस्टन को मैं टेंटो में मिला इटाली के अंदर। तो इटाली के अंदर भी हम लोग ने बहुत टाइम पास किया, वो टाइम वो बूढ़ा था, काफी ओल्ड था ना, इसको लिटिल सिकनेस भी थी, लेकिन वो बेचारा उसको यूरिन का प्रॉब्लम था, तो इसको कैरी दिस बैग। तो बैग के अंदर से वीक, पर स्पिरिट में इतना ही जोश में था, बातचीत करेगा, सब पुरानी स्टोरिया सुनाएगा और एवरीथिंग, एंड यू कैन कीप ऑन चैटिंग विद हिम। और धीरे 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 उसके जो खुलता है तो उसके साथ काफी बात होती है।
अभी यहाँ जो पीटर स्कोनिंग ने सबको रोका था, तो वो आईसीएस की जगह वो लोग के पुण्यशाली को, तो वहां वो लोग ने रेड अम्ब्रेला छोड़ दी, तो मार्क द प्लेस के भी ये रेड अम्ब्रेला हमारी है करके। फिर उसके बाद 2 साल के बाद इटालियंस K2 चढ़ने को आए, वही रास्ते से गए और समिट पहुंच भी गए। तो वो लोग ने ये लाल अम्ब्रेला देखी, तो वो लोग ने सोचा कि चार्ली ह्यूस्टन ये अम्ब्रेला भूल गए, उसके ऊपर चार्ली ह्यूस्टन का नाम था। तो वो लोग अम्ब्रेला उठा के वापिस इताली लाए और चार्ली को अमेरिका भेजा कि भाई तेरी छाता उधर तो भूल गया था अम्ब्रेला। तो चार्ली भी हंसने लगा कि यह मैंने मार्किंग के लिए रखा था एज अ सोविनियर, तो तुम लोग वापिस उठा के लाए। तो उसने एनीवे उसने वो टाइम तो रख लिया। और यहाँ आया तभी भी बातचीत के अंदर भी हम लोग की डेली होल डे हम लोग ब्रेकफास्ट से उसी बात करते थे। और इट वाज वेरी शार्प, माइंड में बहुत शार्प था, माइंड नहीं चल सके पंडित, और वैरायटी ऑफ पीपल एंड एवरीथिंग। इतना लंबा अमेरिका से ट्रैवल करना वो भी वो कर सकता था, तो वो हिसाब से इट वाज वेरी गुड। और वहाँ जो प्रेजेंटेशन था अबाउट K2 वाज डन बाय राइनोल्ड मैसनर, जिस जो आप लोगों को नाम से बहुत लोगों ने सुना होगा, वर्ल्ड का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्लाइंबर। उसका वर्ल्ड की सब 8000 मीटर की जो बड़ी बड़ी पीके जो सबसे पहले उसने चढ़ी, अलग अलग रूप से, अलग अलग ताकत से। तो ये मैसनर ने इनवाइट किया था चार्ली ह्यूस्टन को वहां आने के लिए। यहाँ मैसनर ने कंडक्ट किया, फिर उसने चार्ली ह्यूस्टन को स्टेज पे बुलाया। तो चार्ली ह्यूस्टन अम्ब्रेला लेके आया ऊपर, जो आपने इटालियन ने मुझे अम्ब्रेला भेजी थी, और टेंटो इटाली में है, तो मैं इटालियन के लिए अम्ब्रेला लाया। और उसने वो अम्ब्रेला का वो मेंबर्स लोग को बुला के अम्ब्रेला उसको गिफ्ट किया। तो दिस ऑल्सो बिकम अ वेरी मेजर इवेंट, क्या पूरा इटाली में आज चारे बाजू वो सब काफी लोग ने कहा कि भाई अम्ब्रेला अफेयर करके बहुत फेमस हो गया। तो फिर वहां भी हम लोग ने चार्ली ह्यूस्टन से बहुत बात किया, पर फिर धीरे 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 उसकी तबीयत भी खराब हो रही थी। हम लोग अभी 90 के ऊपर था वो, हम लोग कभी कभी फोन पे बात किया करते थे। और मैंने कहा उसको हमेशा, उसको इंडिया से फोन आवे तो कुछ भी छोड़ के वो आपकी बात करेगा उसके लिए। फिर इसे कैसे लगा होता है और क्या होता है वो समझ में नहीं आता है। हम लोग तो कश्मीर में ट्रैकिंग में गए 2012 में, तो उसका वो फ्रेंड था टॉम हॉर्नबाइन, जो मैंने कहा वो चढ़ने वाला था, वो भी आया हमारे साथ। और उसने कहा कि भाई मैं आया तभी चार्ली बोलेगा तो इंडिया जा रहा है, तो मेरी एक डायरी लेके जा। वो डायरी वो K2 में वो लेके आया था। और ये जोजिला पास है, जो फोटो आप देख रहे हो, वो जब पास उसने क्रॉस किया कश्मीर में, वो टाइम K2 का रास्ता वहां से था, तो उसने डायरी के अंदर एक कविता थी, वो पढ़ी इन्वेक्टस करके। और वो ये कविता के जो तो वो पास जो फर से क्रॉस करे जोजिला पास, तो बैठ के एक कविता तो पढ़ना, ऐसी मेरी इच्छा है। तो हम लोग नीचे थे सोनमर्ग पे, उस दिन उसको फोन किया, तो उसका लड़के ने फोन लेकर, चार्ली इज नॉट टू वेल, अभी तो फोन से बात नहीं कर सकता है, कल शायद बात करेंगे। तो हम लोग जोजिला पहुंचे, और जोजिला में हॉर्नबाइन ने बराबर वो कविता पढ़ी शांति से, आराम से। एंड इट वाज अ वेरी फेमस पोएम व्हिच यू मेनी यू नो, इन्वेक्टस, आई एम द कैप्टन ऑफ माय शिप, आई एम द मास्टर ऑफ माय सोल। और उसने कविता पढ़ी, और फिर वहां से तो कुछ रेंज नहीं थी, इसलिए फिर हम लोग द्रास गए। और द्रास जाके उसको फोन किया, तो लड़का ने कहा बस विदिन फ्यू आवर्स बिफोर अभी चार्ली पास चला गया। अप्रोक्सीमेटली हम जब कविता पढ़ रहे थे, वहीं पे थे और कर रहे थे, तभी वही टाइम चार्ली ह्यूस्टन मर गया। क्या कनेक्शन होता है सोल का, उसका K2, कश्मीर, इंडिया, और कोई भी हमारे साथ क्या कनेक्शन था वो पता नहीं, पर इट वाज अ वेरी हैप्पी मेमोरीज हमारा ह्यूस्टन के लिए। एंड ही वाज अ ग्रेट सोल एंड अ ग्रेट डॉक्टर एंड एवरीथिंग ग्रेट अबाउट हिम। That was about Charlie Houston, Omkar. एब्सोल्युटली अमेजिंग सर। सर अभी मतलब सर चार्ली ह्यूस्टन आपका और इतना इतना लगाव था उनके साथ कि उनके डेथ की खबर सुनने के बाद एब्सोल्युटली आपको मतलब दैट मस्ट बी वेरी डिसहार्टनिंग फॉर यू। सो आपकी और उनकी पहली मुलाकात कब हुई थी, और वो कभी इंडिया आए थे क्या आपसे मिलने के लिए? नहीं, इंडिया मेरे को मिलने को नहीं आए थे, मैंने कहा ना इंडिया में उसका पोस्टिंग था, और पीस कोर के अंदर इंडिया में ही थे 5 साल तक। फिर जो अभी हम मिले, वो सभी मिले वहां पे, एक बार इटाली में मिले, उससे पहले अमेरिका में मिले, बाकी इंडिया में हमारा बम्बई आया नहीं कभी। Okay. So, sir, moving ahead to the world famous Sherpas, Tenzing Norgay and Nawang Gombu.
एक्चुअली ये दोनों के नाम हमारे जो व्यूअर्स है उनको अलग से बताने की तो जरूरत नहीं है. द फर्स्ट पर्सन तेनसिंग नोर्गे वाज द फर्स्ट पर्सन टू scale Mount Everest in 1953. और Nawang Gompu is another very famous name in the Sherpa community. So sir, moving ahead to their lives, क्या आप हमें बता सकते हैं कि शेरपा कम्युनिटी जो है उनका मतलब व्हाट इज अ शेरपा कम्युनिटी, उनका पूरा चाल चलन, उनका पूरा जो व्यवसाय होता है वो क्या होता है, उनका लाइफस्टाइल कैसा होता है, और बेसिकली तेनसिंग नोर्गे एंड नवांग गोम्बू ये जो दो लीजेंड्स है, सो उनकी और माउंटेनियरिंग की शुरुआत कहाँ से हुई थी, मतलब उन्होंने कब माउंटेनियरिंग शुरू किया? सबसे पहला व्हाट इज अ शेरपा आप देखो तो भाई हम लोग का जब माउंटेन में जाते हैं तो सपोर्ट के लिए पोर्टर तो वो सब होते हैं, बट शेरपा इज नॉट अ पोर्टर. वो हाई एल्टीट्यूड के लिए है. फिर शेरपा एक ही जगह है, समझो कि नेपाल के अंदर एक जगह है सोलोर खुम्बू डिस्ट्रिक्ट, और वो जो एवरेस्ट के नीचे वो जो जगह है उसको खुम्बू डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं. तो खुम्बू डिस्ट्रिक्ट में गाँव में से जो आते हैं पूरे, उसी को वो शेरपा की ट्राइब है. जैसे हमारे यहाँ भी ऐसे ट्राइब होती है उस तरह से वो वो ट्राइब है शेरपा की, दे आर एक्सपर्ट इन क्लाइंबर, दे आर वेरी स्टर्डी पीपल. और जब ब्रिटिश लोग एवरेस्ट चढ़ने जा रहे थे तो उन्होंने उसको नोट किया कि जो हमको जो कोई सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए शेरपाओं को डेवलप करना चाहिए. तो वो टाइम लोग टेक्निकली इतने एक्सपर्ट नहीं थे शेरपास के, भाई स्टेप करना, रोप पकड़ना, वो सब जाने. वो धीरे 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 ब्रिटिश ने उन लोग को सिखाया और दे बिकेम वेरी एक्सपर्ट. तो दैट वाज अ वेरी स्पेशल. शेरपा इज लेट्स से इन अ वे जो है तो ब्रांड नेम है कि वो जो क्लाइंबर है अच्छे हैं. और शेरपा में भी सब क्लाइंबर ऐसा नहीं है. क्लाइंबिंग शेरपा एक अलग होता है और ट्रेडिंग शेरपा अलग होता है. तो भाई कि भाई लोग कहते हैं कि भाई शेरपा के लिए इतने होशियार होते हैं कि वो कभी भी भूखे नहीं मरते कोई भी. कि भाई बंदर की खूब चीजें नहीं होती और शेरपा कभी भूखे नहीं मरता, ऐसी कहावत है उन लोग के अंदर. तो वो हिसाब से शेरपा के लिए जो क्लाइंबर है वो लोग की अलग कम्युनिटी है, और ट्रेडिंग शेरपा जो उसकी अलग कम्युनिटी है. परंतु दे आर वेरी स्पेशल पीपल एंड दे ऑल कम फ्रॉम डिफरेंट एरिया. ने एक जमाने में वहाँ पे नेपाल में काम बंद हो गया था तो एवरीबॉडी हैड माइग्रेटेड टू दार्जिलिंग, और वो हिसाब से वहाँ गए थे. तो दिस इज तेनसिंग नोर्गे शेरपा. ही वाज अ ब्रिलियंट, અને वहीं से वो पूरा पैदा हुआ था करके. तो और वहां से ये गांव है उसका तिब्बत के अंदर जो उसमें वो पैदा हुआ था. और ये दिस इज द स्मॉल विलेज इन खुम्बू डिस्ट्रिक्ट वेयर ही वाज बोर्न. और फिर वो जब पहली बार दार्जिलिंग आया तो जब आया तभी ये उसका है सेंटर में तेनसिंग खड़ा है और एकदम राइट में है नवांग गोम्बू. और शेरपा इतनी देखो तो छोटी कम्युनिटी है कि सब अलग अलग ऑलमोस्ट सब रिलेशन में ही होते हैं, किसकी माँ किसका बाप सब बेटा, सब गांव वाले वो कहते हैं ना वैसा ही है उनका. वो एक दूसरे को सब बड़ा सब अच्छी तरह जानते हैं और ऐसे जनरली वेरी एनर्जेटिक, वेरी उत्साही कम्युनिटी. एट द सेम टाइम बिकॉज दे आर ट्राइबल, तो कभी कभी वो दारू पिया मारामारी हो गई और 2-3 शादी कर ली, वो भी सब उसका कभी कभी चलता है पूरा. तो अभी तो काफी मॉडर्न हो गए एकदम, वो लोग दुनिया के साथ पूरा पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है उस हिसाब से. और एक जमाने में उसकी शुरुआत हुई शेरपा की तो देवर ओनली पोर्टर्स. ये पूरा सामान लेके नेपाल में तो बहुत टाइम तक किसी किस्म का रोड ही नहीं था. इनफैक्ट अभी भी पूरा रोड नेपाल के अंदर नहीं है, बहुत कम है. तो वो वहाँ सामान उठा के चलने का वही कंप्लीटली सिस्टम होती है. तो शेरपास अपने सोलो और खुम्बू डिस्ट्रिक्ट से पूरा ये सामान का सबसे पहला वो पूरा बिजनेस वर्क करते थे, वो उसका लेके जाए और उसके लिए पूरा हार्ड वर्क करते थे. और वो जब ब्रिटिश ने उन लोग को नोटिस किया और उन्होंने कहा शेरपा को हम लोग को ट्रेनिंग करना चाहिए, तो वो टाइम लोग ने सोसाइटी थोड़ा बना के हर एक को ऐसी एक किताब दी ना, शेरपा बुक. और उसके लिए फोटोग्राफ उसका वो करके, और ये इसके अंदर ये शेरपा क्लास, सरदार क्लास कौन है ये है. और इसमें पीछे जो भी लीडर होगा वो अपना वो शेरपा का एक्सपीरियंस लिखे गए, अच्छा था उसने ये काम किया तो ये काम नहीं किया, वो टाइप का. और धीरे 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 से शेरपा बुक आती है और नेक्स्ट टाइम जब वो और कहीं काम करने जाते हैं तो अपनी बुक दिखाते हैं कि भैया हिसाब से मैंने इतना ये काम किया है. और एक बार वो नांगा पर्वत करके पहाड़ है काराकोरम में, तो वहां ये लोग ने 8 शेरपा लेके गए. 8 शेरपा लेके जर्मन लोग चढ़ने गए
और वहां पे समझो कि 8 शेरपा लोग ऊपर पहुंचे और उनका एक लीडर था विल मर्कल। वो तूफान के अंदर ये लोग वहाँ ऊपर ट्रैप हो गए। तो गेले शेरपा था, he refused to go down, he could have saved himself, वो नीचे आ सकता था, लेकिन नहीं, मैं गेले के साथ रहूंगा, और वो वहीं रहा और गेले गेले उसी के साथ बैठ के दोनों मरे पाए। परंतु बाकी के भी जो 6-7 शेरपा थे वो सब वो वॉल में नीचे उतरने लगे तूफान में, और कोई जिंदा नहीं पहुंचे। 8 शेरपा वहां पे मर गए। वो लोग ने 2 जर्मन की जान बचाई। वो टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू था, तो एडोल्फ हिटलर ने अपनी सिग्नेचर, आप देख सकते हो उसकी सिग्नेचर है, और उसने ये सब सर्टिफिकेट और गोल्ड मेडल 8 आदमी को भेजे दार्जिलिंग शेरपाओं के पास। तो वो आया 8 शेरपा का वो दार्जिलिंग, और ये सब वो टाइम जर्मन में ही लिखा हुआ था पूरा। और दार्जिलिंग में किसको कुछ पढ़ना ही नहीं आता था वो टाइम, 1936 में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। वो लोग ने देखा, किसी ने बोला कि नंगा परमिट का सर्टिफिकेट है, तो वो लोगों ने एक सर्टिफिकेट सब बांट लिया, किसका सर्टिफिकेट किसके पास है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और हर एक को एक मेडल दिया, चल तेरा एक मेडल, तेरा ये सर्टिफिकेट। तो हिसाब से आज भी आप ढूंढने जाओ तो किसका सर्टिफिकेट दूसरे के पास निकलता है, इसमें है और किदार करके सर्टिफिकेट है, तो ये निकला गोम्बू के घर में, और वो लोग ने बिना पढ़े हर एक को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। वो हिसाब से ये सर्टिफिकेट अपन बहुत वैल्यूएबल है, वो हिटलर की सही किया हुआ सर्टिफिकेट उनको आया था। दार्जिलिंग में वो टाइम हिमान क्लब ने भी एक एजेंसी जैसा किया था कि जो शेरपा का लिस्ट रखता था, और वो लिस्ट के हिसाब से कोई भी एक्सपीडिशन आया जाने के लिए तो उसको पूरा वो लोग अलॉट करते हैं कि भाई उसके अंदर किसको कहाँ जाना है, क्या करना है, आपके साथ कितना रहेगा, वो रेट और सब पूरा फिक्स रहता है। और ये सेंटर में लेडी बैठी है जिल एंडरसन, शी वाज वेरी फेमस उस जमाने में, और शेरपा की माँ कहती थी, शी वाज एकदम मदरहुड ऑफ शेरपा, हर एक शेरपा का ख्याल करेगा, बिठाएगा, लिखाएगी, किसी को इंजरी हुई, तकलीफ होगी तो उसका पूरा ख्याल करेगी। तो ये हिसाब से दार्जिलिंग में उसने बैठ के बहुत अच्छा काम किया, और पूरा शेरपाओं का शुरुआत यहीं से हुई। ये जिल हेंडरसन का फोटो है, शी वाज एन लेडी फ्रॉम इंग्लैंड, और यहाँ पूरी जिंदगी उसने दार्जिलिंग में ही बताई। और ये शेरपाओं को खातिर और शेरपाओं का ऑर्गेनाइज करते करते शी पास्ड अवे इन दार्जिलिंग। और शेरपाओं में भी सब अलग अलग किस्म के लोग थे, खाली क्लाइंबिंग वाले भी ऐसे नहीं है, बट ये अलग। अभी ये समझो सेंटर में जो छोटा आपको दिख रहे हैं, ये कर्मा पॉल, ये बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का। ये स्पेशलिस्ट इन ट्रांसलेशन, वाज अ गाइड, तो जो तिबेटन लैंग्वेज पूरी जानता था, हिंदी जानता था, इंग्लिश भी जानता था। तो वो हिसाब से कोई भी एक्सपीडिशन कर्मा पॉल के बगैर जा नहीं सकते। तो कर्मा पॉल जब आएगा और यहाँ से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा तो दार्जिलिंग में काम होगा, और जब दार्जिलिंग से वो लोग तिब्बत गए तो तिब्बतन में ट्रांसलेट करेगा तो तिब्बत में काम होगा। कर्मा पॉल was a Sherpa, but not a climbing Sherpa. He became very important person. तो पहले भी एक्सपीडिशन करने के पहले ही कर्मा पॉल से आपको अपॉइंटमेंट लेके वो डिसाइड करना पड़ता था। और तेंजिंग को भी वो टाइम, तेंजिंग की जो अभी आगे बात करता हूँ, तो तेंजिंग को एवरेस्ट चढ़ने का बचपन से ही शौक था और ड्रीम थी उसकी, एक जिनका एक ही एम था कि मुझे एवरेस्ट चढ़ना है। और छोटा था तब से ही एवरेस्ट के सपने में था, एवरेस्ट की कहानियां सुनता था, और पूरा पूरा कुछ भी एवरेस्ट का आया तो सामान उठा के भी वहां जाने को तैयार था, और किसी भी तरह। तो एक बार एक इंग्लिश का वो डेनिश करके था डेनमार्क से, तो वो इधर ये सेंटर में जो है, ही वांट्स टू गो टू एवरेस्ट अलोन। एवरेस्ट का बुकिंग और वो सब होता था, वो नहीं मैं प्राइवेट में जाऊंगा और किसी को पता नहीं चले उस तरह। सो तेंजिंग एग्रीड, तो एवरेस्ट जा रहा है, मैं आने को तैयार हूँ, अच्छा है, प्राइवेट है, छुपा है, जो भी होगा। तो ये दोनों फिर वहां निकले, 1-2 शेरपा लेके, और ये नॉर्थ ईस्ट से वहां एवरेस्ट तक गए। और एवरेस्ट में फिर ऊपर एक कैंप तक जाके ये अर्ल डेनमैन था ना उसका नाम, वो बीमार हो गया, तो तेंजिंग उसको वापस लाया। तो उसने जो पूरा ये वो जमाने में 1940s और 50s में जो किया, अकेला जाके वहां चोरी छुपी से एवरेस्ट के अटेम्प्ट, तो वो भी एक तेंजिंग की पूरी दिखाता है कि उसको कितना एवरेस्ट चढ़ने का ही शौक था कि विदाउट एवरेस्ट जी नहीं सकता था। फिर वापस अलग अलग 1949 में नेपाल ने अपने द्वार खोले कि भाई चलो अब तो नेपाल किसी को एक्सपीडिशन को नहीं जाने देता था। तो 1949 में उन्होंने किया कि भाई हमारे यहाँ से अभी हम एवरेस्ट में लोगों को जाने देंगे। तो
ब्रिटिश ने पहले एक रास्ता ढूंढ लिया आइसफॉल से, यहाँ से कैसे जाना है, क्या करना है, और ये एवरेस्ट जैसे ब्रिटिश का माउंटेन हो गया, कुछ भी हो के ब्रिटिश को चढ़ना है, क्योंकि वो टाइम जस्ट ब्रिटिश इंडिया में भी इंडिपेंडेंस मिला था 47 में। तो वो लोगों ने कहा कि एवरेस्ट तो हम ही पहले चढ़ेंगे, हमारे पहले कोई नहीं। तो अलग अलग बुकिंग होता था, अलग अलग चढ़ते थे। तो एवरेस्ट 2 बार ब्रिटिश गए पर वो नहीं चढ़ सके। फिर उसने फाइनली बुकिंग किया 53 के लिए, 1953 के लिए। पर उसके पहले 52 में अक्टूबर के अंदर स्विस लोगों को उसका बुकिंग मिला, और तेंजिंग तो किसी के भी साथ जाता था, अंग्रेज साथ, स्विस के साथ, कहीं तो यहाँ स्विस के साथ वो बैठा है, रेमो लैम्बर्ट करके उस पर एक फ्रेंड था उसके साथ। तो रेमो लैम्बर्ट एंड तेंजिंग ने बहुत ताकत लगा के चढ़ने लगे। ब्रिटिश लोग देख रहे ये लोग चढ़ गए तो हमारा पूरा सपना खराब हो जाएगा। But they went up and up and ultimately, थोड़ा सा about 400 फुट के लिए वो लोग का रह गया चढ़ना। But then रेमो लैम्बर्ट और तेंजिंग ने हिस्ट्री की, सबसे हाईएस्ट वो लोग एवरेस्ट में चढ़े और वहाँ सबसे हाईएस्ट जाके ऊपर लोगों ने रात बिताई। परंतु दूसरे दिन मौसम खराब होने से वो लोग नहीं चढ़ पाते। That's why they came down, और हिस्ट्री स्विस का नसीब नहीं था चढ़ने के लिए। तो ये पूरा सब ग्रुप है, सब एक्सपीडिशन और वो सब उसका वो चलता है। यहाँ गोम्बू भी यहाँ लेफ्ट में बैठे हैं और ये तेंजिंग बीच में, और ये इसी तरह का शेरपा होते हैं। ये सब फेमस शेरपा है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, हर एक की एक कहानियां हैं जिसके लिए भी आप पूरा किताब लिख सकते हैं पूरा। फिर 1952 में जब रेमो लैम्बर्ट और फेल हो गए, तो नेक्स्ट ईयर ब्रिटिश का एक्सपीडिशन में तेंजिंग वाज नेचुरली इमीडिएटली सिलेक्टेड। तो वो सिलेक्ट हुआ, એટલે उसने पूरा खुशी खुशी से वहां गया, पूरा एक्सपीडिशन का ट्रेनिंग किया, वो सरदार भी था, पूरे शेरपा भी सबको लेके आए। और वहां पे भी ये लोग ने लॉर्ड हंट करके थे, वो वाज द लीडर ऑफ द टीम और आर्मी मैन थे। थरा एकदम थरा प्लानिंग और थरा उसका वो था एग्जैक्ट ग्राम कैंसर कैलकुलेट करके एवरेस्ट में जो साउथ कोल करके हैं, जो उसका अपर बेस कैंप बोलते हैं, वहां तक तो उसने पूरा प्लानिंग किया। फिर एक बार वो सब सामान वहां खत्म हो गए तो उसने नीचे से 17 शेरपा की पूरी टीम लेके लॉर्ड हंट खुद ऊपर गया, और साथ में सब शेरपा थे जो दार्जिलिंग के ऑल फेमस शेरपा। उन्होंने जाके वहां पे बेस कैंप पे ऊपर साउथ कोल में सामान डिपॉजिट किया, तभी ये सब आगे पॉसिबल हो रहा था। फिर दूसरे दिन डानम ग्याल और जॉर्ज लो उसने ऊपर जाके कैंप लगाया, और अभी नसीब की बात है कि जो लोगों में नेक्स्ट डे मौसम भी ठीक था, देख वो लोग समिट पे पहुंच सकते थे, डानम ग्याल का भी बड़ा नाम होता। परंतु नेक्स्ट डे जॉर्ज लो का ऑक्सीजन सिलेंडर बदल गया, तो वो ऑक्सीजन नहीं यूज कर सकता था। एज अ रिजल्ट दे डिसाइडेड टू कम बैक, वहां पे सब सामान छोड़ दिया और वापिस आए। और दूसरे दिन फिर हिलरी और तेंजिंग ने जाके वो कैंप में बैठे। 29 मई 1953 में वो लोग समिट पे पहुंचे। ये तेंजिंग का फोटोग्राफ है, स्टैंडिंग ऑन द समिट। तेंजिंग को फोटो लेना नहीं आता था, तो हिलरी ने उसको कैमरा ही नहीं दिया, और खाली ये जो पिक्चर है एवरेस्ट के ऊपर, ये तेंजिंग के ही 2-4 पिक्चर्स है। तो वहां पे वो टॉप पे तेंजिंग खड़ा, और ये पिक्चर बहुत फेमस हो गया है, फर्स्ट असेंट ऑफ एवरेस्ट। पहली बार दुनिया के अंदर कोई भी आदमी एवरेस्ट, इंडिया की हाईएस्ट, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक पर जाके खड़ा था। फिर दोनों वापिस आए, तेंजिंग और हिलरी, और इट वाज अ वेरी जॉयस ओकेजन। चारे बाजू बहुत खुश था, पूरा प्रेस के अंदर भी बहुत सब हुआ। पर अभी यह भी है कि इंट्रिग जैसा था। ये लोग ने डिसाइड किया था एक्सपीडिशन ने कि हम लोग यहाँ नेपाल से कोई कहेंगे नहीं चढ़ गए नहीं चढ़ गए, इंग्लैंड जाके हम लोग अनाउंस करेंगे। तो एज अ रिजल्ट यहाँ ये लोग को सब माउंटेन के अंदर ही खुशी मना रहे थे, पर बाहर उसको किसी ने बताया नहीं। और उनका वो कोड वर्ड जैसा रखा था कि भाई वो एक प्रेस रिपोर्टर था उनके साथ, वो खाली एक कोड वर्ड भेजेगा, जैसे पहले होता ईगल इज लैंडेड, उस तरह उसने ऐसा कुछ कोड वर्ड बनाया था कि भाई ये हो गया करके। वो कोड वर्ड जब इंग्लैंड में पहुंचा तो वहां के जानने वाले लोग जान गए कि भाई एवरेस्ट हैज बीन क्लाइम्ड बाय द ब्रिटिश। परंतु वहां वो लोग ने सीक्रेट रखा, क्योंकि उसका भी एक रीजन था, क्योंकि 29 मई को ये चढ़ा गया, और 2 जून को आज की जो रानी क्वीन एलिजाबेथ उसका वो कोरोनेशन हुआ, उसको गादी पे बिठाया गया। तो वांटेड टू अनाउंस ऑन द कोरोनेशन डे 2 जून को सुबह में आके रानी को कंप्लीटली वो कुछ खबर अनाउंस करनी थी कि भाई आज ब्रिटिश एवरेस्ट पे चढ़ गए। तो वो उसने किया, और चारों ओर से, और तेंजिंग को भी ये पूरा सम्मान मिला, वो भी चक्रा बकरा लेके वहां भी गए थे। दे ऑल वर प्रेजेंट फॉर द कोरोनेशन। और एवरेस्ट का क्लाइंब
इंफॉर्मेशन उसी दिन 2 जून को 1953 को डिक्लेयर किया गया। और तेंजिंग और हिलरी बहुत साल तक साथ में रहे और उनमें एक दूसरे दोस्ती थी। और हिलरी ने भी शेरपा से उसको इतना लगाव हो गया था कि ही डिसाइडेड टू स्पेंड हिज लाइफ इन नेपाल। आना जाना यस न्यूजीलैंड का थे वो, तो उसने नेपाल में खुंजुम में और शेरपा लैंड में एक स्कूल चालू की, हिलरीज स्कूल, और वहाँ इंग्लिश सिखाने का। और ये 55-56 में चालू की, तो आज तक तो वो स्कूल के इतने अच्छे रिजल्ट है कि लगभग 90% शेरपा कम्युनिटी मॉडर्न और इंग्लिश स्पीकिंग हो गई है। तो वो हिसाब से भी उसने शेरपा कम्युनिटी को वापस बहुत दिया, जितना उसने तेंजिंग की दोस्ती से जो पूरा किया वो हिसाब से भी गिव इट बैक टू द कम्युनिटी। और वो भी एक बहुत अच्छा बड़ा काम उसका हो गया। और ये तेंजिंग, ये लेफ्ट में जॉन हंट है, और तेंजिंग और हिलरी और ये सब सारे दुनिया के अंदर फेमस हो गए, बहुत जगह घूमने गए, बहुत जगह लेक्चर देने को गए, और पूरी लाइफ ही उसकी एवरेस्ट पे हो गई। और दार्जिलिंग आके भी अपने पुराने सब शेरपा दोस्तों के साथ, ये जो अभी भी गरीब थे, वो पूरा वो कोरोनेशन का मेडल और वो बैन के वहां खड़ा रहा, उसका भी सत्कार हुआ। और ही रिमेन वेरी गुड टू ऑल हिज सब शेरपा फ्रेंड, कि वो जो बेचारे अभी गरीब है वही लेवल में थे। वैसे वो टाइम पे 1955 में कांचनजंगा चढ़ा गया, एवरेस्ट के बाद दूसरा जो बड़ी पीक थी, पीक नंबर 3, K2 और पीक नंबर 2, कांचनजंगा तीसरा वो चढ़ा गया। तो वो जो एक्सपीडिशन जब वापिस आया दार्जिलिंग के, तभी तेंजिंग के बीच में है, वो उसकी कजिन डोमा, वो लोग उसको लेने गए और वहां पे उसको सिंगालीला रीच करके जगह है, वहां पे सब लोग को मिले। और इट वॉज अ वेरी मेजर थिंग हुई है। तेंजिंग कर्नल टोनी स्ट्रेदर को ये हाथ मिला रहे हैं, और टोनी स्ट्रेदर इज ऑल्सो यूनिक पर्सन कि जो एवरेस्ट चढ़ा, कांचनजंगा चढ़ा और K2 तो वहां पे वो पूरा इंस्टीट्यूट नेहरू ने हिसाब से बनाया गया। और वो उसके भी पहले जब इंस्ट्रक्टर थे, बराबर है ना अभी ओंकार सब? हाँ सर, क्लियर है। ये पूरा उससे फेमस सब लीडर्स हैं, और उसका ये पूरा ये फोटोग्राफ है। और वो 58 में नेहरू ने हिसाब से पूरा बना गया। और ये जो हिलरी भी वो टाइम खास आया था, ऑल दिस फर्स्ट, ये इंस्ट्रक्टर लोगों को ट्रेनिंग के लिए पहली बार स्विट्जरलैंड भेजा गया, तो वहां पे बैठ के वो लोग कंप्लीटली पूरा अपना ट्रेनिंग ले सके। तो वो भी उसका पूरा मेथोडिकली हुआ। वही टाइम हिमान क्लब ने भी एक टाइगर बैच करके निकाला कि भाई जो अच्छे शेरपा हैं, जो ब्रिलियंट शेरपा हैं, उसके लिए वो टाइगर बैच करके रखेंगे। और उसका करके तो ये टाइगर बैच जो भी जनरली शेरपा साउथ पोल पे गया है एवरेस्ट के ऊपर, उसको दिया जाता था, या तो इसने कुछ बराबर एक्सीडेंटली कुछ काम किया है करने तो उसका लिया। तो टाइगर बैच भी बहुत सालों तक वो दिया गया, चारों लोग को काफी मिला। तेंजिंग रियली तेंजिंग वाज टीचिंग आल्सो इन HMI, और वहाँ पे अलग अलग हर एक तरह का वो सिखा रहा था। और जिंदगी भर वो वहीं रहा, डायरेक्टर फॉर फील्ड ट्रेनिंग, और लाइफ लॉन्ग वो सिखाता रहा। मैंने भी दार्जिलिंग में कोर्स किया, और वो टाइम भी मेरे साथ तेंजिंग वाज इंस्ट्रक्टर 64 में। आई वाज वेरी लकी कि तेंजिंग के साथ पूरा उनके आना मिला, और वहां पे फिर वो हमारे ट्रेनिंग के बाद उसका भी करना पड़ा। तो बेसिकली उसके बाद वहां भी हमारा जो ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है, उसके अंदर वो तेंजिंग भी वहां पे था, बैठा है आपके राइट साइड में, आप पहले देख सकते हो तो तेंजिंग भी है और वो भी है। और ये मेरा तेंजिंग के साथ फोटो है 1964 में, यंग पर्सन, मैं एकदम खुशी से तेंजिंग के साथ खड़ा था वहां पे। और बहुत अच्छा उसका दोस्ती था, काफी अच्छे लोग थे, और काफी उसके साथ काफी सब बातचीत भी हो सकती है। और तेंजिंग रिमेन लाइफ लॉन्ग वेरी फेमस आदमी, सारी दुनिया में घूम रहा था, और सबको लेक्चर और अपनी कम्युनिटी के लिए भी वो काफी सब कर रहा था। और मोस्ट फोटोग्राफ पर्सन, क्योंकि जहां भी जाएगा लोगों को उसका फोटो लेना है, उसकी सिग्नेचर लेनी है। पर फिर धीरे धीरे उसकी तबीयत थोड़ी खराब होने लगी, और अर्ली 80s से उसकी तबीयत थोड़ी बिगड़ी। तो वो कलकत्ता के एक हॉस्पिटल में था सम टाइम तक। फिर उसके बाद 2-4 साल तो ठीक हो गया, फिर वापस वो गया दिल्ली। और दिस इज वन ऑफ द लास्ट पिक्चर ऑफ तेंजिंग, कि भाई उम्र किसी को छोड़ती नहीं है। तो वो हिसाब से वो भी बूढ़ा हो गया, and he was not keeping too well। और 1986 में
he passed away. तो उसके बाद इट वाज अ वेरी सैड ट्रेजिक एक्सीडेंट, हम सब इंसिडेंट, सब लोग दार्जिलिंग में उसकी बॉडी आई, बहुत लोग इकट्ठे हुए थे, बड़ा प्रोसेशन हुआ और ही वाज क्रिमेटेड अल्टीमेटली नियर द हिमालयन माउंटेन इंस्टीट्यूट। कि आप कभी वहां जाओ तो ये देखने जैसी चीज है, और यहाँ पे उसका क्रिमेशन हुआ और उसके बारे में यह एक बड़ा एक स्टेच्यू बनाया गया है इन हिज मेमोरी, तेंजिंग का ब्रॉन्ज का स्टेच्यू है वो। इस दिस इज द कंप्लीट कहानी ऑफ तेंजिंग शेरपा, कमिटमेंट टू एवरेस्ट, चढ़ गए और ऐसी जिंदगी हुई उसकी। अभी इसमें भी इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि जब तेंजिंग और हिलरी एवरेस्ट चढ़े थे तो बहुत टाइम तक मीडिया के अंदर ये पूछा पहले कौन पहुंचा। ऐसे कोई नहीं होता है, दोनों एक रोप में बांध के साथ में जाते हैं, दोनों साथ में पहुंचे ऐसे ही कहा जाता है। पर भाई मीडिया को ऐसा शौक होता है तो भाई पहले कौन पहुंचा, पहले तेंजिंग पहुंचा कि पहले हिलरी पहुंचा।